Friends, that is the second video of chapter third metal and नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और बेसिक नेचर के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए मेटल ऑक्साइड की कुछ रिएक्शन है HCl और NaH के साथ। एल्यूमिनियम जो होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। इस तरीके से दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। स्टूडेंट, वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए मेटल ऑक्साइड किस तरीके से रिएक्शन कर लेता है। HCl के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। इस तरीके से रिएक्टिविटी है इनकी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। आगे बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इन्हें केरोसिन मेटल में यानी केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि वो ओपन स्पेस में क्या है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये दोनों ही एक्सप्लोजिव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लोजिव का मतलब एक तरीके से विस्फोट कर लेते हैं। चलिए नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये नेचर इसका एसिडिक होता है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एसिडिक और न्यूट्रल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रल का मतलब जिनका एसिड और बेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, these are the some reaction which explain that non-metal react with oxygen and form non-metal oxide। जो न्यूट्रल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। ना ये एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही बेसिक भी नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ये दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल है वो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, जैसे में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम है। और ऊपर वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो कार्बन से ऊपर वाली जो होती है वो अधिकतर मोस्ट रिएक्टिव में आती हैं। कार्बन हाइड्रोजन से नीचे वाली लेस रिएक्टिव में आती हैं और बीच वाली जो है वो रिप्लेसिंग मेटल होती हैं। इस सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लर्न हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ जो है वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करते हैं, कुछ हॉट वाटर में रिएक्शन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, OH आयन एक्सेप्ट कर लेगा और H आयन जो है वो अलग कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से रिएक्शन भी नोट कर लीजिएगा कि सोडियम वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करता है, कैल्शियम वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेटल जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा आप। आगे बात करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होती हैं जो केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, जिनमें आपके एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है। और कुछ ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जिनमें कि कॉपर, आपका सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है। ठीक है, प्लेटिनियम भी है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो उसे डिस्प्लेस नहीं करेगा और ना ही वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। चलिए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखिए सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम, कॉपर उससे कम। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं देती हैं। पहली बात तो रिएक्शन ही नहीं करती क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। दे नीड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर डिस्प्लेसिंग दे नीड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उनके पास होते ही नहीं है, उन्हें तो खुद चाहिए होते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल एज दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। स्टूडेंट्स, मेटल जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स या हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल जो होती हैं जो हाइड्रोजन से ब्लू है वो रिएक्शन नहीं करेंगी एसिड्स के साथ। आपको मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और आपका प्लेटिनियम है। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। बाकी जितने भी मेटल हैं वो सब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है।
बात है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जिंक की बात करें तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वहीं मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस वहां से डिस्प्लेस कर देगा। ये सब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे, बाकी सब मेटल रिएक्शन करेंगे आसानी से वो भी। देखिए नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डोंट रिएक्ट एज दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। आपको पता है कि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं देने के लिए, इसीलिए वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज टू रिएक्ट दे नीड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर डिस्प्लेसिंग दे नीड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन बट इट इज टू हाइड्रोजन बट इट इज नॉट पॉसिबल एज दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल एक्सेप्टर होते हैं, इसीलिए वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलर्जी स्टूडेंट। मेटलर्जी क्या होता है? जब हम किसी भी ऑर्स से मेटल को, प्योर मेटल को प्योरिफाइड करके निकालते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। So we can say that the process to refining by the ores to pure metal is called metallurgy। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे इसे वन बाय वन पॉइंट करके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मिनरल्स की स्टूडेंट। जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, मिनरल्स ही मिलते हैं हमें, मेटल उसमें मिक्स हुआ होता है। सो एनीथिंग दैट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज द मिनरल्स। ऑर्स की बात करें तो मिनरल्स जिसमें मेटल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारे लिए ऑर्स। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी ऑर्स होते हैं वो सब मिनरल्स होते हैं, पर जितने भी मिनरल्स हैं वो ऑर्स नहीं होंगे। हम ऑर्स केवल उन्हें कहेंगे जिसमें मेटल का सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है और जिसे हम यूज करते हैं मेटल प्योरीफाई करने के लिए, यानी मेटल फाइंड आउट करने के लिए। नॉर्मली उसे अर्थ क्रस्ट से रिलीज किया जाता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्स की। देखिए इसमें कुछ हैलाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट ऑर्स होते हैं। जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्साइड ऑर्स, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है वो हैलाइड ऑर्स, जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट है या सल्फाइड प्रेजेंट है वो सल्फाइड ऑर्स, जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है वो कार्बोनेट ऑर्स। अलग अलग टाइप के हमें मेटल्स के साथ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना होता है और वही प्रोसेस पूरा आप मेटलर्जी में भी स्टडी करेंगे। देखिए ऊपर वाले ऑर्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नीचे वाले सेकंड नंबर में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन हो सकता है, थर्ड वाले में सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, फोर्थ वाले में आपका कार्बोनेट आयन है CO3 2- प्रेजेंट हो सकता है। तो दीज टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्स आपको नोट करने हैं आपको। उसके बाद इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्स ऑफ सम मेटल्स। कुछ मेटल्स के ऑर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का मेन ऑर्स होता है बॉक्साइड और इसके अलावा क्रायोलाइट होता है। आयरन की बात करें तो आयरन सबसे पहले हेमेटाइट से निकाला जाता है, उसके बाद मैग्नेटाइट भी होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर को आइडेंटिफाइड कराया जाता है कॉपर पायराइट से या कॉपर ग्लांस से। कॉपर पायराइट का सबसे ज्यादा यूज किया है। जो सबसे पहले वाले हैं उन सभी से मेटल को आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि उसमें मेटल का सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है। बॉक्साइड ऑर्स का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, आपको इसके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोलाइट का फॉर्मूला है आपका Na3Al(F6)। हेमेटाइट की बात करें उसका फॉर्मूला Fe2O3.2H2O है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 है। ये फॉर्मूले भी आपको नोट करने हैं। कॉपर पायराइट कॉपर के लिए होता है, उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 और कॉपर ग्लांस का जो फॉर्मूला होता है उसे भी आप नोट कर लीजिए, बाद में नोट करते हैं। चलिए जिंक की बात करते हैं और इसका एक्स है जिंक का जिंक ब्लेंड। इसका फॉर्मूला होता है ZnS जिंक सल्फाइड। मरकरी होता है सिनेबार का फॉर्मूला होता है PbS। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इस HgS ये आपका फॉर्मूला आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं मेटलर्जी की। मैंने आपको बताया था कि मेटल वो प्रोसेस है जिसमें हम और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑर्स। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंसंट्रेटेड ऑफ और, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ और, रिडक्शन ऑफ और, रिफाइनिंग। स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखना है, इन स्टेप्सों को रट लेना है बिल्कुल। सबसे पहले कंसंट्रेशन करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। एक एक करके इन प्रोसेस के बारे में बात करें। टोटल 5 प्रोसेस हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है साइड में देखिए, आपको भद्दा सा जो लग रहा है ये कॉपर ऑर्स का है और इससे आपको कॉपर मिलेगा बिल्कुल ऐसा वाला जैसे स्टेप में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को जरूर लाइक करें स्टूडेंट्स, यही हमारे लिए आपको अच्छा रहेगा कि आप हमें वीडियोस लाइक करें, यही हमें आपका इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा और आप इससे अच्छे से स्टडी करें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपके 10th के एग्जाम के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं स्टूडेंट्स। आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिए, हम आपके साथ हैं और मैं राहुल सर तो हमेशा आपके साथ हूँ स्टूडेंट्स।
देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो भी ऑर्स रहता है उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अलग अलग मेथड लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन, इससे आप अपने जो पाउडर यानी ऑर्स के पाउडर में आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज वहां से आप अलग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इम्प्योरिटीज अलग की जाती हैं पाउडर की फॉर्म में। सबसे पहले उसे क्या करा जाएगा, मिक्स करा जाएगा किसी भी एक ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें ये आसानी से डिसॉल्व हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज उसमें डिसॉल्व नहीं होंगी आप उसे सेपरेट आउट कर लेंगे, वहां से अलग कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या है, एक हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ वाटर की पास किया जाता है उस स्लोप से जहां पर आपका ओर्स प्लेस किया गया है। उससे क्या होता है, जो हैवियर ओर्स होता है उसके अंदर वो पीछे रह जाता है और जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं वो वहां से बह जाती हैं पानी की स्टीम के साथ। इसे आप केवल वहां यूज करेंगे जहां पर आपका ओर्स जो है वो हैवी होगा और जो इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट है वो बहुत लाइट होंगी, क्योंकि लाइट इम्प्योरिटी जो होंगी वो वाटर के साथ तेजी से बह जाएंगी, और जबकि हैवी जो ओर्स रहेगा वो आपका पीछे रह जाएगा। इसमें लिमिटेशन यही है कि इट इज यूज ओनली फॉर द हैवी ओर्स। मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, इसका जो मेथड है जो यूज किया जाता है वो केवल हैवी ओर्स में यूज किया जाता है, जैसे कि आयरन का। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की स्टूडेंट्स। तो देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में जैसे कि आपका नीचे इक्विपमेंट एपरेटस लगाए हुए हैं फिगर के अकॉर्डिंग, इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। उसमें क्या है, वो पाउडर और यूज किए जाते हैं जिसमें इम्प्योरिटी जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखती हैं। उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, जो पाउडर है उसे हॉपर में डाल दिया जाता है और उसे लेदर बेल्ट पर डाला जाता है। हॉपर से लेदर बेल्ट पे जैसे ही डलेगा तो उसमें एक साइड मैग्नेट लगी रहती है। वो मैग्नेट क्या करती है, वो अपने साथ अपने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाली मेटल्स है या ऑर्स है उसे वो अलग कर लेगा, और जो उसके अंदर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले इम्प्योरिटीज हैं उस इम्प्योरिटीज को वहां से अलग कर देगा। The powder or containing impurities is poured on slope with the help of hopper. As the leather belt revolves, it also revolves along. As a result, ores fall later as it is being attracted by metal magnet, and impurities falls first and they from different heaps. Hence they get separated. उससे क्या होगा, वो इम्प्योरिटी जो होंगी वो मैग्नेट के साथ नहीं जाएंगी, मैग्नेट के साथ केवल और जाएगा और बाकी सब अलग हो जाएगा वहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो अलग अलग कंटेनर्स में आपके मेटल और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी, मेटल अलग हो जाएगा आपका। इस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए दो रोलर लगे हुए हैं, एक में मैग्नेट लगी हुई है, वो मैग्नेट क्या है उसे अलग कर रही है। ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि इम्प्योरिटी जो है वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रख रही है, और जो और मैग्नेटिक है वो केवल इसी सेपरेशन प्रोसेस से अलग होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक सेपरेशन उन्हीं का होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखेंगे। इसे और बहुत क्लियरली देख लीजिए स्टूडेंट्स, और इसकी लिमिटेशन मैंने आपको बताई कि वही ऑर्स आपके इसमें सेपरेट होंगे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसे बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको क्लियर भी हो जाएगा। ऊपर हिप्स में से मैग्नेटिक जो और पाउडर है वो डाला जाता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो अलग सेपरेट हो रही है, जिसमें नॉन मैग्नेटिक यानी इम्प्योरिटीज है वो अलग सेपरेट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लास 12th में भी आपके लिए आएगा स्टूडेंट्स। इसमें वो पाउडर और आप यूज करते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। वहां पर टैंक में पाइन ऑयल और वाटर ले लिया जाता है। ऑयल क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वो दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे। ऑयल जो सेपरेट करने वाला होगा वो अलग उस इम्प्योरिटीज को अलग कर लेगा। वाटर में जो डिजोल्व वाली इम्प्योरिटीज है वो वाटर के साथ अलग हो जाएंगी। जब आप उसे कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, जो फोर्थ यानी कि झाग से बन के आ जाएंगे ऊपर, और आपको पता है झाग केवल वही बनाएगा जो कि पानी में रहेगा। उससे जो और स्टिक्स होंगी वो अलग हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज यानी पीछे ही रह जाएंगी, और जो और होंगे वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। फिर उसे धीरे धीरे करके सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग। कंप्रेस्ड एयर इसमें पास की जाती है, इसमें पाइन ऑयल और वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अभी आप इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे इसमें, जहां पर मेटलर्जी आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो केवल सल्फाइड ऑर्स में ही नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है उन ऑर्स में अधिकतर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है।
इसे और क्लियरली देख लीजिए स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स। और इसकी लिमिटेशन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें केवल वही ऑर्स यूज किए जाते हैं जिनमें सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी ओनली यूज फॉर सल्फाइड ऑर्स एज दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स पाइनल फोर्थ। उसमें क्या होता है, जो सल्फाइड ऑर्स होते हैं वो पाइन ऑल को अपने और अट्रैक्ट कर लेते हैं, फोर्थ बना लेते हैं, यानी फॉर्म बना लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। जैसे कि जिंक ब्लेंड है, इसके अलावा आपका सिनेबार है, इनमें आपके सल्फर ऑर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ही सल्फाइड ऑर्स कहते हैं, और ये आपका यहाँ पर यूज होते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल सेपरेशन की। केमिकल सेपरेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है पाउडर्ड और कंटेनिंग जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। उससे क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस आपके और से रिएक्शन कर लेते हैं और बाकी जो है इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे कि बेयर प्रोसेस, जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑर्स में यूज किया जाता है। इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि जो ऑर्स होगा आपका, यानी पाउडर ऑर्स होगा, वो केमिकल सब्सटेंस उसमें वो मिक्स करेंगे जो केवल ऑड के साथ रिएक्शन करे, इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन ना करे। इट इज द मेथड इन विच सम केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू द पाउडर और containing impurities. As a result, that chemical substance only react with ores but not with impurities. For example, Bayer process in case of aluminum ores. देखिए ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी, जब Al2O3.2H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, NaAlO2 वाटर बना लेगा और इम्प्योरिटी वहां से अलग कर देगा। उसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी सोडियम एल्यूमिनेट जो था वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, आपका जो वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से बन जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका अलग हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा, उससे आपका Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ये आपका कंसंट्रेटेड और हुआ जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिना। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब ये प्योर फॉर्म में आ गया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ गया एल्यूमिना। ये रिएक्शन आपकी यूज की जाती है। यहां पर आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया वो प्योर फॉर्म में होगा और इसके बाद इसका आगे अगला स्टेप होगा। ये बेयर प्रोसेस में यूज किया जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना बेयर प्रोसेस में। इसमें इसके बाद लीचिंग प्रोसेस किया जाएगा, लीचिंग के बारे में भी आप अभी पढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट सेकंड स्टेप की बात। तो देखिए सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्स, इट मींस क्या करा जा रहा है, कंसंट्रेटेड ऑर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, वो आपका प्रोसेस जो कहलाता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्स कहलाता है। इसमें आपके दो प्रोसेस आते हैं, एक प्रोसेस आता है आपका कैंसलाइजेशन और दूसरा प्रोसेस आता है रोस्टिंग। कैल्सिनाइजेशन जो प्रोसेस होगा वो और रोस्टिंग प्रोसेस, इन दोनों ऑर्स की मदद से आप कंसंट्रेटेड ऑर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को आप अगली वीडियोस में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में इतना ही स्टूडेंट्स। आपको अगली वीडियोस, इसकी थर्ड वीडियो जल्दी मिलेगी स्टूडेंट्स। आज के लिए हम बात करते हैं इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियोस यदि आपको पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, अपनी कॉपीज में इसे नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ एंड एंजॉय विद योर फैमिली। ओके, गुड बाय क्लास 10th।